दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभय गुप्ता और स्वागत है आप सभी का चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आपको जैसा पता है कि हम हर रात 10 बजे करंट अफेयर की क्लास को डिस्कस करते हैं। मैं आपके साथ पूरे दिन भर का करंट अफेयर डिस्कस करता हूं, जिससे कि आप आने वाली किसी भी परीक्षा को अच्छी तरीके से आने वाले करंट अफेयर के सवालों को हल कर सकें। लेकिन आज मैं आपसे पहले एक बात पूछना चाहूंगा और वो बात यह है कि ये जो करंट अफेयर की क्लास का टाइम है 10 बजे रात को, क्या इसको चेंज करना चाहिए? अगर आप जैसी भी राय देंगे, अगर आपको लगता है कि इसको चेंज करना चाहिए तो मैं इसे चेंज भी कर सकता हूं। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग एक टाइम सजेस्ट कर सकते हैं और जिस पर ज़्यादा लोग टाइम सजेस्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं क्लास को चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे आज अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। और आज हमारा करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड है लेकिन करंट में न्यूज में, इसलिए मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। हाल ही में किस राज्य में गुंडाराम शिलालेख मिला है? यानी कि हाल में ही हुआ क्या है, एक शिलालेख मिला है जिसका नाम है गुंडाराम शिलालेख। आपसे पूछा है कि किस राज्य में मिला है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में मिला है क्या, ऑप्शन बी तेलंगाना में, ऑप्शन सी केरल में और ऑप्शन डी उड़ीसा में। आपको बताना है किस राज्य में हाल में ही गुंडाराम शिलालेख मिला है। इतिहास का महत्वपूर्ण शिलालेख है जिसके बारे में मैं और आप अभी डिस्कस करने वाले हैं और जानने वाले हैं इस शिलालेख के बारे में। सो ध्यान से एक एक करके चीजें समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसका आंसर समझते हैं। तो हाल में ही ये शिलालेख मिला है तेलंगाना में। आपको पता होना चाहिए तेलंगाना में ये शिलालेख मिला है। अब यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन पहले आप इनसे रिलेटेड जानिए, फिर अपन गुंडाराम शिलालेख के बारे में बात करेंगे। तेलंगाना आपको पता है 2014 में भारत का राज्य बना और ये भारत का 29वां राज्य बना। सबसे नया राज्य यही है, ये आप जानते हैं। अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं तो आपको पता है ये भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है, ये भी याद रखिएगा। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? तो मैं बात कर रहा हूं आंध्र प्रदेश के बारे में। और इसके लिए आंदोलन चलाया था पोट्टी श्रीरामुलु ने। पोट्टी श्रीरामुलु ने इसके लिए आंदोलन चलाने का काम किया था। किसकी बात कर रहा हूं? तो मैं बात कर रहा हूं आपके सामने आंध्र प्रदेश की। केरल के अंदर आपको पता होना चाहिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वैली है जिसे मैं और आप शांत घाटी के नाम से जानते हैं, जिसे मैं और आप पीस वैली के नाम से जानते हैं या शांत घाटी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा केरल के दो फेमस डांस भी हैं। एक का नाम है कथकली, कथकली आपको यहीं देखने को मिलेगा, और दूसरे का नाम है मोहिनी अट्टम। क्या नाम है? मोहिनी अट्टम। ये भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। तो ये बात अच्छे से केरल के बारे में याद रखिएगा। उड़ीसा के बारे में अगर मैं बात करूं तो उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग है, आपको याद रखना है, कलिंग। और इसके यहाँ के रूलर्स को शुरुआत में गजपति बोलते थे। क्या बोलते थे? गजपति बोलते थे। ये भी आपको याद रखना है, उड़ीसा। और कलिंग युद्ध से प्रभावित होकर ही आपको पता होना चाहिए अशोक ने हमेशा के लिए युद्ध को त्याग दिया था और धम्म के विचार को अडॉप्ट कर लिया था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए, भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण यानी कि एएसआई ने तेलंगाना के पेंडापल्ली जिले के करीब 10 किलोमीटर दूर गुंडाराम रिजर्व फॉरेस्ट में हाल में ही एक शिलालेख खोजा है जिसका नाम है गुंडाराम शिलालेख। यह बात याद रखिएगा। इसमें कई राजवंशों का जिक्र किया गया है, खास करके दो राजवंश हैं। एक राजवंश है सातवाहन और दूसरा राजवंश है चुटू राजवंश। यानी कि सातवाहन और चुटू राजवंश के बारे में इस शिलालेख में बताया गया है। इसमें हरितपुत्र वंश का एक व्यक्ति स्वयं को सातवाहन राजकुमार बताता है। इस शिलालेख में हरितपुत्र नाम के व्यक्ति की चर्चा की गई है जो अपने आप को सातवाहन राजकुमार बताता है। तो वहीं हकसुरी को अपना मित्र बताता है। ठीक है, हकसुरी को मित्र बताता है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में इसको लिखा गया था, जिसकी लिपि है ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि है? ये आपको ब्राह्मी लिपि में देखने को मिलेगा। और आपको ये दो बातें याद रखिएगा। ब्राह्मी लिपि में अधिकतर अशोक के अभिलेख मिलते हैं और ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि को पढ़ने का क्रेडिट सबसे पहले किसको जाता है? जेम्स प्रिंसेप को जाता है, जिसने 1836 के आसपास अशोका की ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को पढ़ने का काम किया था। तो ये बात अच्छे से याद रखिएगा यहाँ पे। और एक और बात, एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पहला डायरेक्टर भी कौन था? जनरल कनिंघम। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, जनरल कनिंघम इसका पहला डायरेक्टर हुआ करता था। चलिए अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने इसी से रिलेटेड बनाया है, इतिहास से रिलेटेड। क्या है? अब हमने अभी सातवाहन की जिक्र की तो मैंने एक क्वेश्चन बना दिया। निम्न में से किस शासक को एका ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है? आपसे पूछा है किस ब्राह्मण को एका ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। ये इतिहास का क्वेश्चन है, एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कनिष्क को, ऑप्शन बी गौतमी पुत्र सातकर्णी को, ऑप्शन सी कुमारगुप्त को, ऑप्शन डी अशोक को। जरा बताइए किसको एका ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है?
आप लोग आंसर दीजिए, फिर मैं इसका आंसर आपको बताता हूं। बहुत बढ़िया, ट्राई करा करिए, तुक्का मारिए, गलत होगा कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं। तो ये आंसर है गौतमीपुत्र सातकर्णी को। सबसे पहले आपको समझना है गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन डायनेस्टी का रूलर था। ठीक है, कौन सी? सातवाहन डायनेस्टी का रूलर था। और इसे क्षत्रियों किसके? क्षत्रियों के दर्प को हरण करने वाला कहा जाता है। दर्प को हरण करने वाला कहा जाता है, यानी कि डिस्ट्रॉयर द प्राइड ऑफ क्षत्रियास, ये इसको कहा जाता है गौतमीपुत्र सातकर्णी को। कनिष्क के बारे में आप जानते हो, कनिष्क बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है। कौन सा? कुषाण डायनेस्टी का, जिसने भारत में सोने के सिक्के चलाए थे। साथ ही इसके द्वारा 78 ईडी में शक संवत की भी शुरुआत की गई थी, ये भी याद रखिएगा। और कनिष्क के समय ही बौद्ध धर्म दो पार्ट में डिवाइड हुआ। जहां बौद्ध धर्म की चौथी काउंसिल हुई थी, चौथी संगति हुई थी, वो कनिष्क के रूल में ही हुई थी, कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। यहीं से बौद्ध धर्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक हिस्से को कहा गया, बताइए, महायान, और एक हिस्से को कहा गया हीनयान। कुमारगुप्त के बारे में आप याद रखिए, गुप्त शासक था जिसके द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाने का काम किया गया था। तो वहीं अशोक मौर्य रूलर था, जिसकी कई सारी उपाधियां हैं, देवान प्रिय और प्रियदर्शी नाम की उपाधि है। इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा? बी, गौतमीपुत्र सातकर्णी को एका ब्राह्मण या यूनिक ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं सातवाहनों के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। सातवाहन डायनेस्टी के बारे में अगर मैं बात करूं, पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में ये डेवलप हुआ, यानी कि द सातवाहन रूल वॉज एस्टैब्लिश बिटवीन फर्स्ट सेंचुरी बीसी टू थर्ड सेंचुरी बीसी। द फाउंडर ऑफ सातवाहन वॉज सिमुक। इसका फाउंडर कौन था? तो इसका डायनेस्टी का फाउंडर था सिमुक। शुरुआत में इनकी राजधानी कैपिटल प्रतिष्ठान थी, यानी कि महाराष्ट्र, बाद में इनकी राजधानी अमरावती आंध्र प्रदेश में हो गई थी। इसके अलावा इसका सबसे पावरफुल रूलर गौतमीपुत्र सातकर्णी है, जिसने एका ब्राह्मण का टाइटल लिया। साथ ही इसने शकों, यवन, पहलवों, इन सबको डिफीट करने का काम किया था। इसके अलावा अमरावती और नागार्जुन कोंडा जो स्तूप है, स्तूप गौतम बुद्ध से रिलेटेड, वही भी इनके द्वारा बनवाने का काम किया गया था। और सातवाहनों के द्वारा सिल्वर और शीशे, लेड के सिक्के चलाने का क्रेडिट भी इनको जाता है। तो ये याद रखिएगा, सातवाहनों के बारे में मैंने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? हाल ही में विश्व भूमि सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? यानी कि हाल में ही विश्व बैंक भूमि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ऑप्शन ए, नई दिल्ली भारत में क्या? ऑप्शन बी, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में क्या? ऑप्शन सी, रियो ब्राजील में क्या? ऑप्शन डी, कनाडा में। जरा बताइए किस देश में हाल में ही यह सबमिट किया गया है, जिसका नाम है विश्व बैंक भूमि सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? जरा बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। फिर अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं, थोड़ा समय और आप जानेंगे इसके बारे में, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, इसका आंसर है वॉशिंगटन डीसी में। आपको पता होना चाहिए वॉशिंगटन डीसी में ही इसका विश्व बैंक का हेडक्वार्टर भी है, और विश्व बैंक 1944 में बना था। अब नई दिल्ली में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब यहां पर आपको रियो का याद आ गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट सम्मेलन यहां हुआ था, जिसे मैं और आप बोलते हैं पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन पर्यावरण का अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन था, जो 1992 में कहां पर हुआ था? तो आंसर है ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो में हुआ था। इस वजह से इसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। कनाडा के एक शहर में 1987 में, ध्यान से सुनना, 1987 में एक सम्मेलन हुआ जिसे बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? तो आप बताओगे सर, ये रिलेटेड है ओजोन लेयर के कंजर्वेशन से। किससे रिलेटेड है? ओजोन लेयर के कंजर्वेशन से रिलेटेड है। ये सारी बातें आप लोग याद रखिएगा। तो हाल में ही विश्व बैंक भूमि सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? वॉशिंगटन डीसी में किया गया है। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था, और इसमें लैंड की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए किया गया था। थीम, जलवायु कार्रवाई के लिए भूमि स्वामित्व और पहुंच को सुरक्षित करना। आपको पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज से अपनी लैंड को बचाने के लिए यह सम्मेलन का आयोजन किया गया है। याद रखिएगा, क्लाइमेट चेंज से लैंड को बचाने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट बात है, आपको अच्छे से याद रखनी है। चलें आगे, चलो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? निम्नलिखित में से नोवाक जोकोविच ने अपना 100वां एटीपी एकल खिताब किस टूर्नामेंट को जीतकर प्राप्त किया है? नोवाक जोकोविच, आपको पता होना चाहिए, यह व्यक्ति टेनिस में महारत इनको हासिल है। जैसे क्रिकेट में क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर को, उसी तरह के हैं ये टेनिस में। तो हाल में इन्होंने कई सारे अवार्ड जीते हैं, जिसमें 100वां अवार्ड, और ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बने हैं, टेनिस खिलाड़ी बने हैं। ऑप्शन ए, मियामी ओपन को, ऑप्शन बी, जेनेवा ओपन को, ऑप्शन सी, विंबलडन को, और ऑप्शन डी, फ्रेंच
किसको जीतकर इन्होंने अपना 100वां एकल खिताब जीता है? आपको बताना है नोवाक जोकोविच के बारे में। नोवाक जोकोविच का संबंध आपको पता रखना है, सर्बिया का है। ये सर्बिया के बहुत महान टेनिस खिलाड़ी हैं। तो ऐसा इन्होंने किया है जेनेवा ओपन को जीतकर। क्या इसका आंसर क्या होगा? जेनेवा ओपन को जीतकर इन्होंने अपना 100वां खिताब जीता है। देखिए अब जरा, इससे पहले जिमी कॉर्नर्स ने अपने करियर में कुल 109 और रोजर फेडरर ने 103 खिताब जीते हैं और 100 खिताब जीतने वाले ये तीसरे विश्व के खिलाड़ी बन चुके हैं। कौन मैं बात कर रहा हूं, जरा बताइए? नोवाक जोकोविच की। याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच के बारे में ये व्यक्ति हैं, याद रखना। और इन्होंने जेनेवा ओपन जीतकर ऐसा ये खिताब हासिल हाल में किया है और बड़ी महारत इन्होंने हासिल की है। नोवाक जोकोविच के बारे में याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़े। हाल ही खबरों में रहा ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी ग्रेल मिशन किस देश का है? आपसे पूछा है कि ग्रेल मिशन किस देश का है? ऑप्शन ए रूस का है क्या? ऑप्शन बी पाकिस्तान का है क्या? ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका का है? ऑप्शन डी भारत का है? जरा बता दीजिए, ग्रेल मिशन किस देश का है? ग्रेल की फुल फॉर्म क्या है? ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी ग्रेल मिशन किस देश का है? आपको बताना है। चलिए मैं इसका डिस्कशन करता हूं, बताइए, गैस करिए किस देश का होगा। तो ये आंसर है, ये है आपका किसका? संयुक्त राज्य अमेरिका का। मेरा ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है, याद रखिएगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? NASA नासा। हमारा क्या है? हमारी है इसरो। और इनकी क्या है जरा बता दीजिए? रसिया की क्या है? रोसमोसकॉस। ठीक है, रोसमोसकॉस रसिया की है। पाकिस्तान की आप देख लीजिएगा, ये इनकी स्पेस एजेंसी का तो कुछ पता ही नहीं है। ये लोग, हमारा जब मून मिशन हमने भेजा था तो ये कहते हैं कि मून मिशन कहाँ भेजा था, ये तो ऐसे ही बना दिया है इन्होंने, AI से जनरेट कर लिया है। सोचो इस प्रकार की सोच रखने वालों की क्या होगी। इनके फ्लैग पर जरूर चांद है, लेकिन चांद पर फ्लैग पहुंचाना ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होती है, जिससे पाकिस्तान अभी बहुत दूर है, क्योंकि ये टेररिस्ट को ही फंडिंग कर ले, बाकियों को तो बाद में फंडिंग करेंगे, याद रखिएगा। तो हाल में ही देखिए, ग्रेल मिशन ने चंद्रमा की आंतरिक संरचना का विस्तृत अध्ययन किया है। आपको एक और बात याद रखनी है, ग्रेल मिशन नासा का है, लेकिन किसके लिए है? तो चंद्रमा की सतह पर जाएगा, ये चंद्रमा के सतह का अध्ययन करने का काम करेगा। इसी वजह से ग्रेल मिशन बहुत ज्यादा न्यूज में है, याद रहेगा ग्रेल मिशन। तो हाल में ही ये नासा के द्वारा जारी किया गया है, याद रखिएगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आइए, हाल ही में किस संगठन के द्वारा शुगर बोर्ड बनाने की फैसला किया है? शुगर बोर्ड अभी बात करेंगे। ऑप्शन ए NCERT ने किया है क्या? ऑप्शन बी CBSE ने? ऑप्शन सी नीति आयोग ने? ऑप्शन डी इनमें से किसी ने? देखिए, हमारे देश में शुगर की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार से हमारे बच्चों में खाने पीने की आदतें बिगड़ी हैं, और खास करके वृद्ध क्यों बोल रहा हूँ मैं, 30-35 की एज में ही वो शुगर का शिकार होने लगे हैं। इसी वजह से हमारी कुछ संगठनों ने शुगर बोर्ड बनाने की बात की है। ये अपने आप में बहुत अच्छी पहल है। जब मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि शिक्षा के साथ साथ ये अब शुगर की तरफ भी ध्यान दे रहा है, बीमारियों की तरफ, बच्चों की हेल्थ की तरफ भी ध्यान दे रहा है। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो क्या है? शुगर बोर्ड बनाने की बात की है CBSE ने। CBSE का मानना है कि बच्चों को छोटी एज से ही ये सिखाया जाए कि उन्हें शुगर, खास करके आर्टिफिशियल शुगर जो चीनी है, उससे थोड़ा सा दूर रखा जाए, जिससे कि उनमें आने वाले समय में जब वो यंग एज में आए तो वो शुगर की बीमारी से बचे रहें। इसलिए ये न्यूज में है, याद रखिएगा। तो शुगर बोर्ड बनाने की बात किसने की है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ये की गई है, शुगर बोर्ड। देखिए जरा, शुगर बोर्ड सामान्य पेय पदार्थों और स्नैक्स में चीनी की मात्रा को प्रदर्शित करते हैं। विद्यालयी बच्चों में अत्यधिक चीनी सेवन से उत्पन्न स्वास्थ्य जोखिमों से निपटने के लिए ये हाल में ही CBSE के द्वारा ये पहल की शुरुआत की गई है। देखिए, जब मैं और आप बचपन में होते हैं ना, तो चीनी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। जैसे मैं अपना बता देता हूँ, शुरुआत में मुझे पता है कि चीनी, जैसे मान के चलो पराठा है, पराठे के बीच में चीनी लगाया और आपने रोल बना के उसी से खा लेते थे। ऐसा बहुत देखने को मिलता था। तो लेकिन उस समय क्या था, बीमारियां इतना पकड़ती नहीं थी। लेकिन अब बच्चे घर पर रहते हैं, आउटडोर इंडोर गेम कम खेलते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं, जिसके कारण मोटापा भी बढ़ता है और फिर शुगर का शिकार होते चले जाते हैं। इसी वजह से इसकी शुरुआत हाल में ही की गई है। एक बार अपने आप भी पढ़िए, फिर मैं आपके साथ आगे इसको डिस्कस करता हूँ। पढ़िए एक बार जरा, शुगर बोर्ड देख लिया आपने? तो शुगर बोर्ड बनाने की बात हाल में ही किसने किया है? CBSE के द्वारा शुगर बोर्ड बनाने की बात की गई है। अगले क्वेश्चन पे आइए। अब कुछ छोटे छोटे आपके सामने वन लाइनर है, मैंने बोला था ना, वन लाइनर भी आपके साथ मैं डिस्कस किया करूंगा। तो देखिए जरा, वन लाइनर में क्या है? एशियाई उत्पादकता संगठन, यानी कि एशियाई प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन। हाल में ही क्या हुआ है, भारत ने 67वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग के दौरान एशियाई उत्पादकता संगठन यानी कि APO की अध्यक्षता ली है। यानी कि भारत इसका अब अध्यक्ष बन गया है, भारत को इसकी प्रेसिडेंटशिप मिल चुकी है। ये बात याद रखिएगा।
एपीओ एक अंतर सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी। ये एक अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1961 में बना था, जिसका हेडक्वार्टर आपको टोक्यो में देखने को मिलेगा। कहां देखने को मिलेगा? टोक्यो में देखने को मिलेगा। और भारत इस साल के लिए इसकी अध्यक्षता भारत ने संभाली है, 2025-26 के लिए इसकी अध्यक्षता भारत ने संभाली है। इसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग और क्षमता को बढ़ावा देना है। ये याद रखना है आपको, एशिया सहयोग में बढ़ावा देना है। एक और चीज याद रखिएगा, 28 मई को विश्व डुगोंग दिवस मनाया जाता है। डुगोंग को क्या बोलते हैं? इसे समुद्री गाय बोलते हैं। इनकी संख्या बढ़ते हुए समुद्र में प्रदूषण के कारण और इलीगल शिकार के कारण लगातार डुगोंग की संख्या कम होती जा रही है। तो ये बात याद रखिएगा, 28 मई को डुगोंग दिवस मनाया जाता है। और इंडिया में डुगोंग कंजर्वेशन के लिए एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बनाई गई है तमिलनाडु के अंदर। ये बात याद रखिएगा, 28 मई को विश्व डुगोंग दिवस मनाया जाता है। ये है डुगोंग, क्यूट सी दिखती है बहुत, जिसे समुद्री गाय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, समुद्री गाय के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा देखिए, 27 मई 2025 को डीआरडीओ द्वारा मैटकॉफ हाउस में दिल्ली में उन्नत क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, आपसे पूछेगा हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की कहां पर स्थापना की गई है? तो इसकी स्थापना डीआरडीओ के द्वारा कहां की गई है? दिल्ली के मैटकॉफ हाउस में। अभी मैटकॉफ के बारे में भी बताऊंगा। दिल्ली के मैटकॉफ हाउस में की गई है। किसके द्वारा? डीआरडीओ। आपको पता होना चाहिए लॉर्ड मैटकॉफ के बारे में, इसे भारत में प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। यह व्यक्ति था जिसने मीडिया को, खास करके उस समय जो प्रिंट मीडिया थी, उसको बहुत ज्यादा लिबरल कर दिया था, जिसमें वो कुछ भी खबर छाप सकते थे। इसी वजह से इसे मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। किसको? मैटकॉफ को। और इसी के भवन में क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर को हाल में ही ओपन किया है। किसने? डीआरडीओ ने। थोड़ी बार डीआरडीओ के बारे में भी जान लो। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष हैं समीर के कामत। समीर के कामत इसके अध्यक्ष है। एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, 28 मई को ठीक है, विनायक सावरकर, बीडी सावरकर जिनको बोलते हैं, उनका जन्म दिवस भी आता है। विनायक सावरकर या बीडी सावरकर, जिनको स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जाना जाता है, जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। देखो कंट्रोवर्सी क्या थी, मैं और आप इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे, लेकिन इनकी एक बड़ी फेमस बुक है 1857 के ऊपर लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था, 1857 के ऊपर जो बुक लिखी थी उसका नाम था द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट, आजादी के लिए प्रथम लड़ाई 1857। ये इन्होंने बुक लिखी थी 1857 की क्रांति के ऊपर। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें बीडी सावरकर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा आप लोग। अगले टॉपिक पे आइए, शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, यानी कि जम्मू कश्मीर का एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है शेरे कश्मीर एग्रीकल्चर एंड साइंस यूनिवर्सिटी। उसने क्या किया है, हाल में ही एक भेड़ को डेवलप किया है। अब ये भेड़ कैसी है? ये जीन संपादित भेड़ है, यानी कि एक ऐसी भेड़ जिसको जीन को मिक्स करके हाल में ये भेड़ बनाई गई है। याद रखिएगा इस भेड़ के बारे में कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है, तो आंसर है शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, और उसमें ऐसे वैज्ञानिक डेवलपमेंट भी आते हैं। कोई समय ऐसा था जहां आतंकियों के लिए, आतंकवादी गढ़ के लिए, वैसे तो अभी पहलगाम की घटना ने हम सबको प्रभावित किया है, भावभीनी श्रद्धांजलि उन परिवारों को जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण आत्माओं को खोया, साथ ही उन सैनिकों को जिन्होंने बहादुरी के साथ पाकिस्तान का जवाब, ईंट का जवाब बड़े बड़े पत्थरों से दिया, पत्थर से नहीं, बड़े बड़े पत्थरों से दिया, जिसमें उसकी हमने अच्छी धुलाई की। उनको भी जो जिसमें बहुत बहादुरी से लड़े, उनको भी सलाम, मेरा सलाम उनको। आगे आइए, यह उपलब्धि पशु जैव प्रौद्योगिकी में भारत को वैश्विक जीव अनुसंधान में हेल्प करेगी, और भारत को ये दिखाएगी कि भारत ने कैसे Cas9 टेक्नोलॉजी का यूज करके ये भेड़ को बनाया है। याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, ये देखो Cas9 टेक्निक से बनाया है, याद रखिएगा, जीन एडिटिंग की टेक्निक है। अब देखो, हाल ही में ब्रिटिश फार्मूला 1 ड्राइवर, क्या नाम है इनका, लैंडो नॉरिस ने क्या किया है, 2025 में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीती है। ये लैंडो नॉरिस हैं, इन्होंने हाल में ही मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को जीतने का काम किया है। तो ये हाल में ही इनको ये उपलब्धि हासिल हुई है, मात्र 25 साल के हैं, और इसमें ऐसा करने वाले ये पहले वो हैं। इसके अलावा एक और चीज है लास्ट, कनाडा के प्रसिद्ध बर्गेस सेल में वैज्ञानिकों ने हाल में ही मोसरा फैंटोनी नामक एक विलक्षण अज्ञात समुद्री जीव की खोज की है। मोसरा फैंटोनी इस टाइप का एक जीव है।
काफी डेंजरस है, देखने में काफी खतरनाक है। एआई जनरेटेड है, लेकिन ऐसा ही ये जीव है जिसकी खोज हाल में ही कनाडा के वैज्ञानिकों ने की है। यह जीव लगभग 50 करोड़ वर्ष पूर्व कैम्ब्रियन काल का है और इसकी खोज हाल में ही की है किसने? कनाडा के वैज्ञानिकों ने। तो ये बात आपको याद रखनी है। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? तो मैं बात कर रहा हूं हाल में ही मौसोरा फेंटोनी के बारे में। तो ये थे आज के करंट अफेयर। कुछ क्वेश्चंस, कुछ वन लाइनर के माध्यम से मैं आपको हर रोज रात को 10 बजे ये करंट अफेयर की क्लास प्रोवाइड कराता हूं, जिसकी माध्यम से आप अपनी तैयारी को एक मजबूत आधार दे सकते हैं। अब मैं आपसे एक और चीज जाते जाते पूछना चाहूंगा, आप मुझे बताइएगा क्या मुझे टाइम इस क्लास का चेंज करना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करिएगा। अगर आपको लगता है कि क्लास लेट आती है तो मैं इसका टाइम भी चेंज कर सकता हूं, जैसा आप चाहें। तो ये थी आज की क्लास। जैसा भी आपका फीडबैक रहेगा जरूर बताइएगा, ठीक है, जिससे कि मैं इस पर और ज्यादा सुधार कर सकूं। तो इसी की तरह से मैं आपके साथ हर रोज 10 बजे मिलता रहूंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मस्ती से पढ़िए और अच्छे से मन लगाकर अपने सपनों को पूरा करने में लग जाइए। तो मिलते हैं ऐसी क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।